So good morning, namaste, सत श्री अकाल, प्रणाम, all the aspirant, welcome back in my YouTube channel. So हम PT 365 का मॉड्यूल्स देख रहे थे और ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। और अब तक हमने क्या फिनिश कर लिया था मैं आपको बता दूं, लगभग हमने 26 पेजेस का कंप्लीट कर लिया था अपना, हमारा जिसमें हमने फिनिश करा है आपका सॉरी, थोड़ा वॉइस के लिए इशू रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड उससे पहले हमने इलेक्शन फिनिश करा था, राइट। सो आप क्या करेंगे, जो भी इस थर्ड वीडियो को देख रहा है उसको थर्ड वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड देखना है, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, और किस तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं वो भी देखेंगे। आज हमारा चलेगा सेंटर स्टेट रिलेशंस और उसके आगे का प्रोसेस जो भी होगा। सो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट राइट। ओके, सो आगे का देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्व करा रखे हैं, तो आप लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम जो कंपाइलेशन ये फिनिश कर रहे हैं पॉलिटी का, जो पीटी 365 का मॉड्यूल्स है, उसके साथ हम एमसीक्यू भी देख के चल रहे हैं, कौन-कौन से एमसीक्यू हैं, वो लेटेस्ट हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, राइट? सो अब हम आ जाते हैं सीधे अपने, जो हमें स्टार्ट करना है, वो है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसमें सबसे पहली बात होती है फिस्कल फेडरलिज्म की। अब फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है? पैसे का बँटवारा, ऐसे कह सकते हो आप, राइट? सो कौन-कौन से स्टेट जो सॉरी स्टेट जो हैं वो सेंटर को कैसे करते हैं, तो अभी ये न्यूज़ में क्या है? अभी न्यूज़ में ये क्यों है? तो उसका रीज़न है कि कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और किसके खिलाफ? सेंटर के खिलाफ। उन्होंने बोला है कि भैया जो फाइनेंशियल शेयरिंग है उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो अगेंस्ट में है किसके? सेंटर के, कुछ स्टेट्स हैं उसमें, ठीक? अच्छा, फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म जो होता है वो कैसे फेडरल को और स्टेट्स को और लोकल गवर्नमेंट को शेयर होगा फंड, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी होंगी विद द इंडियन फेडरल फेडरल सिस्टम, उसको हम बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। ओके। अच्छा, कुछ इसमें आर्टिकल्स भी हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो डिसाइड करते हैं, शेड्यूल्स भी हैं जो डिसाइड करती हैं कि किस तरीके से जो फिस्कल फेडरलिज्म है वो चलेगा। तो 7th शेड्यूल के अंतर्गत आता है आर्टिकल 246। ये क्या करता है? ये कॉन्स्टिट्यूट करता है डिलिमिटेड टैक्स बेसिस जो होता है बिटवीन किसके? यूनियन एंड स्टेट के बीच में, राइट? और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो क्लासिफाई करा गया है कौन-कौन से आर्टिकल के थ्रू, वो है आर्टिकल हमारा 269, 269 ए एंड आर्टिकल 270, इनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। फर्स्ट है टैक्सेस लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट होली असाइन्ड टू द स्टेट। कुल मिला के ये है कि टैक्स जो होगा वो लेवी एंड कलेक्टेड किया जाएगा सेंटर के द्वारा, लेकिन वो कंप्लीटली सौंप दिया जाएगा स्टेट को। ये कौन कहता है? आर्टिकल 269। इसी तरीके से सॉरी, आर्टिकल 269, राइट? इसी तरीके से लेवी एंड कलेक्टेड ऑफ द जीएसटी, और जीएसटी के लिए उनको लेवी और कलेक्ट करने का काम जो होगा वो इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स के थ्रू होगा। वो आर्टिकल जो होगा 269 होगा, विच इज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर, राइट? उसी तरीके से फिर है हमारे पास टैक्स लेवी। लेवी यू कैन से दैट, जो लेवी के लगाया जाता है एंड कलेक्टेड किया जाता है बाय द यूनियन, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स होगा, पर्सनल इनकम टैक्स होगा, सेंट्रल जीएसटी होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये होगा आर्टिकल 270 के आधार पर। इसमें भी रिकमेंडेशन किसकी होगी? फाइनेंस कमीशन की, बट वहाँ रिकमेंडेशन किसकी होगी? जीएसटी काउंसिल की। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि आर्टिकल 269 में जो भी लेवी एंड कलेक्टेड होता है टैक्स, उसमें रिकमेंडेशन होती है जीएसटी काउंसिल की। और उसके बाद आर्टिकल 270 में जो टैक्स लेवी एंड कलेक्टेड होगा उसमें रिकमेंडेशन होगी फाइनेंस कमीशन की। ओके। अच्छा, इसी तरीके से देखिए इसमें सारी ये चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, हमें मेन-मेन चीज़ें निकालनी होती है। सो यहाँ पे वर्टिकल डिवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो शेयर ऑफ स्टेट फ्रॉम द डिविजिबल पूल व्हिच इज़ प्रेजेंटली स्टैंड कितना है अभी? 41% है, बेस्ड ऑन द किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? 5th फाइनेंस कमीशन के आधार पर। इसी तरीके से है वर्टिकल हो गया डिवैल्यूएशन, हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन क्या है? ये भी डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द स्टेट में, ठीक है ना? एंड शेयर अलॉटेड द स्टेट बेसिस विद द वेरियस क्राइटेरिया, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे एज़ पर द 15th फाइनेंस कमीशन ये कहती है कि क्राइटेरिया जो होंगे वेटेज, जैसे इनकम डिस्टेंस का 45%, एरिया 15%, 15% एंड पॉपुलेशन जो 2011 के अकॉर्डिंग है 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, राइट? ओके। तो आपको मोटा-मोटा ये थोड़ा-सा याद रखना है कौन-कौन से आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, कौन से आर्टिकल्स में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल होगा, वहाँ तो जीएसटी काउंसिल की ही रिकमेंडेशन होगी, राइट? सो ग्रांट इन एड की बात करते हैं, तो सेंटर प्रोवाइड करता है ग्रांट इन एड किनको? स्टेट्स को, वो भी किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 275 के थ्रू, राइट? बोरोइंग की बात करते हैं, तो एज़ पर द आर्टिकल 292 यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू बोरो मनी आइदर विदिन और आउटसाइड कंट्री व्हाइल अंडर द आर्टिकल 293। कुल मिला के ये है कि अगर किसी भी यू कैन से दैट
यूनियन गवर्नमेंट को पावर है कि वो मनी को बोरो कर सकती है, मतलब उधार ले सकती है। या तो वो इंडिया से ले सकती है या आउटसाइड कंट्री से ले सकती है। बट वो किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 293 में। स्टेट गवर्नमेंट कैन, ये तो यूनियन गवर्नमेंट को राइट है। और स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन द इंडिया। वो अब्रॉड से नहीं ले सकती, विदेश से नहीं ले सकती। तो आप थोड़ी-सी पॉइंट समझ के चलेंगे यहाँ पे। सॉरी, ये मैं थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा बाय मिस्टेक हो गया। आर्टिकल 292 ये तो यूनियन गवर्नमेंट को राइट देता है कि भैया वो मनी को बोरो कर सकता है विद इन और आउटसाइड ऑफ कंट्री, ठीक है ना? बट अंडर आर्टिकल 293 ये स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है कि भैया वो इंडिया के अंडर में रह के बोरो कर सकते हैं मनी, बट वो विदेश से नहीं कर सकते। ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा, राइट? फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 प्रोवाइड द फाइनेंस कमीशन टू एडजस्ट शेयरिंग ऑफ रिसोर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन एंड स्टेट के बीच में जो रिसोर्सेज होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो करता है वो आर्टिकल 280 करता है। तो ये थोड़े-थोड़े पॉइंट आपको देख के चलने हैं, सारा नहीं याद करना होता है। फिर हम देख लेते हैं सोर्स क्या है स्टेट रेवेन्यू की, जैसे टैक्स से करता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ग्रांट फॉर द यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू करता है। तो ये सोर्स हैं स्टेट की रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू की। सो जैसे टैक्स रेवेन्यू में बात करते हैं तो स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, हर स्टेट्स का अपना ओन टैक्स रेवेन्यू होता है। उसी में आ जाते हैं 2 पार्ट, टैक्स ऑन इनकम पे लगाया जाता है, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है और कैपिटल ट्रांज़ैक्शंस पे लगाया जाता है। इसी तरीके से टैक्स टैक्स डिवैल्यूएशन फ्रॉम द सेंटर टैक्स ऑन द कमोडिटी एंड सर्विस पे भी लगाया जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन से आते हैं? जैसे डिविडेंड एंड अ, प्रॉफिट्स होते हैं, फी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती हैं। इसी तरीके से ग्रांट फॉर द यूनियन और गवर्नमेंट, जैसे डिसास्टर रिलीफ एंड ग्रांट, ग्रांट फॉर द लोकल बॉडी रेवेन्यू और डिफिशिएंट ग्रांट। तो ये क्या है? ये सोर्स हैं स्टेट रेवेन्यू के, राइट? अब आगे चलते हैं, फिर हम इसी तरीके से हमें मिलता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी एमसीक्यू यूपीएससी में आए हुए हैं लास्ट ईयर के, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनाए या नहीं बनाए, राइट? सो यहाँ पे हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस एक्चुअली में भी ये हुआ क्या, ये न्यूज में क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार और आंध्र प्रदेश ने अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करी है, ठीक? तो अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम पढ़ लेते हैं, क्या है भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो क्लासिफाई किया जाता है बाय द सेंटर के द्वारा, ठीक? टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ दोज़ स्टेट, उन स्टेटों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा जाता है जो फेस कर रही हैं जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। तो ये थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन-कौन सी स्टेट्स को जो है वो रखा जाता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। तो आपको याद रखना है जो जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज से यू कैन से दैट फेस कर रही है प्रॉब्लम को, ठीक? अच्छा, ये कहीं अगर मैं कहूँ इसको रिकमेंड किया गया या फिर मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी आर्टिकल में, तो वो भी थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इट वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड 1969, ओके? किसके रिकमेंडेशन पे? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इसको रखा गया है। 1969 में क्या होता है? अब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर साउंड में कोई भी थोड़ी-सी दिक्कत हो रही हो तो। अच्छा, क्या होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1969 में और ये आपको पता चलेगा कौन-सी फाइनेंस कमीशन के आधार पर। 1969 में क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड इनको भी ग्रांटेड करा गया किसके अंतर्गत में? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंतर्गत में। अब उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा जिनको स्टेटस दिया गया किसका? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एससीएस, यू कैन से दैट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये यूज़ किया जाता है रिसीव ग्रांट बेस्ड ऑन द गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। तो ये किस फार्मूला पे बेस्ड है? ये भी थोड़ा-सा याद रखना है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविज़न नहीं है इनको कैटेगराइज़ करने के लिए, तो ठीक है ना? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट इंक्लूड एनी प्रोविज़न फॉर कैटेगराइजेशंस ऑफ एनी स्टेट इंडिया एज़ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये भी थोड़ा-सा पॉइंट याद रखना है। फिर भी लेकिन क्या हुआ है? बाइंड रेंज और स्पेशल प्रोविज़न है अवेलेबल किसके लिए? जैसे आर्टिकल 371, 371 ए, 371 एच एंड 371 जे, ये सब स्पेशल कैटेगरीज़ स्टेटस को शो करते हैं। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका प्रोविज़न नहीं है, ये भी थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अच्छा, रिकमेंडेशन करते हैं 14th जो 14वां फाइनेंस कमीशन था, उसने क्या करा था, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, सीज़ टू एक्जिस्ट, है ना? उसके अस्तित्व को उसने सीज़ करा, थस नो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड टू एनी स्टेटस। यानी 14th फाइनेंस कमीशन तो उसको सीज़ कर रहा है, बट 5th फाइनेंस कमीशन उसको रिन्यू कर रहा है, यू कैन से दैट, राइट? सो करंट स्पेशल फंडिंग जो पैटर्न है नॉर्थ ईस्टर्न्स एंड हिमालय स्टेट्स का ऑन द अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड
एंड नॉट एज पर देयर स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस। तो देखिए जो भी फंडिंग का प्रॉब्लम है वो चीफ मिनिस्टर के सब ग्रुप के आधार पे तो हो सकता है, बट स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस के आधार पे नहीं है, राइट। अब कुछ क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के, अभी हम ये क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन तो हम देख के चल रहे हैं वो भी सारे पे, वो भी देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के? सबसे पहले बात, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ पे, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ से उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है। कुल मिला के ये सारे चीजें होंगी वो लैक दिखा रही होंगी कहीं ना कहीं, तभी उसको स्पेशल कैटेगरीज का स्टेटस मिलेगा। ओके, एंड नॉन वेलेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास आ जाता है वेट, हाँ, स्पेशल पैकेज। रिसेंटली क्या हुआ है, चीफ मिनिस्टर बिहार एंड आंध्र प्रदेश इन्होंने डिमांड करा स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज का फॉर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। मतलब अभी आंध्र प्रदेश और बिहार, मैंने वही कहा कि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के रिगार्डिंग सारी बात होगी। तो स्पेशल पैकेज जो होता है वो सपोर्ट, जिसमें स्पेशल पैकेज में सपोर्ट की जाती है, प्रोवाइड टू स्टेट फेसिंग जियोग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। मतलब दो चीज ये मैंने अभी आपको बताया, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लेके आना है तो वो जियोग्राफिकल फेसिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज का सामना कर रही है, तो वो SCS में आता है। तो ऑफरिंग देम एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर बेनिफिट्स। तो उनका कहना है आंध्र प्रदेश और बिहार का, भाई हमें हमें अदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनकी यू कैन से दैट हेल्प है। सो स्पेशल पैकेज की बात करें, प्योरली डिस्क्रिशनरी है, मतलब उसके विवेक के आधार पर है। मैं नीड बेस्ड ऑन बट द, ये थोड़े बहुत पॉइंट है देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट इज एन एडिशनल ग्रांट अंडर द आर्टिकल, किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 282 में, और विच फॉल्स अंडर द मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना, आर्टिकल 282 जो प्रोवाइड कराता है मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन। आर्टिकल 282 जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, मतलब विवेक के आधार पर है, एम्पावर द सेंटर और स्टेट को टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पज इवन इट इज नॉट विद इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है, तो आप समझ सकते हैं इसको, राइट। सो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास जो पैरा है वो है सिक्स शेड्यूल। सो देखते हैं, देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन ए सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये सिक्स शेड्यूल जो है वो क्यों न्यूज में है? लद्दाख को आपने अभी देखा होगा, जो ए थ्री इडियट मूवी बनी थी गुमसुम बागरू, है ना, तो उनके ऊपर उनके बायोपिक पे थे वो मूवी। उसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि एक बंदा जो है नेचर के प्रति कितना लगाव है और टैलेंटेड भी है मूवी के अकॉर्डिंग टू। सो उन्होंने अभी इसके लिए धरना भी दिया था, आपने देखा भी होगा, कई सारी न्यूज आई। तो कुल मिला के उनका कहना है ये कि भाई जो लद्दाख है उसको सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन किया जाए उसका, ठीक है भाई। अब हम ये देख लेते हैं एक्चुअली में सिक्स शेड्यूल कहती क्या है। सिक्स शेड्यूल ये कहती है कि अंडर द आर्टिकल 244 का 2 रिजल्ट फ्रॉम द बारदोली कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पर क्या कहती है, इट एम्पावर द गवर्नर, ये गवर्नर को, ओके जी। सो ये एम्पावर देती है गवर्नर को कि भाई वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाए, किसके अंतर्गत में, इन सिक्स शेड्यूल एरिया में, ठीक। अब क्लियर हो गया आपको, एडीसी में शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, एडीसी एंड एआरसी, तो आपको समझना पड़ेगा। एडीसी क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर, इसमें 30 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। 4 जो होंगे वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और 26 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो एडीसी यू कैन से दैट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो 10 यू कैन से दैट प्रेजेंट में है। इसी तरीके से एआरसी की बात करेंगे, ये स्पेसिफिक ट्राइब्स है विद इन अ रीजन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा, एडीसी एंड एआरसी हैव पावर टू मेक लॉ, ये लॉ बना सकता है ऑन सब्जेक्ट लाइक द फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज एंड सोशल कस्टम्स, इन सब पे लॉ बना सकता है कौन, एडीसी एंड एआरसी, राइट। अच्छा उसके बाद दे आल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि यार एडीसी को क्या राइट है, एआरसी को क्या राइट है। तो ये लैंड रेवेन्यू को भी कलेक्ट कर सकते हैं, इम्पोज टैक्स भी कर सकते हैं, रेगुलेट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, कलेक्ट रॉयल्टी भी कर सकते हैं फॉर द मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स मतलब जो मिनरल्स की खुदाई होती है उसके लिए भी। अब हम फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में कुछ अंतर देख लेते हैं। सबसे पहली बात एप्लीकेबिलिटी की, तो फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, सर्टेन शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट इन एनी स्टेट, यानी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, राइट।
सो वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत है। करंटली जो है 10 स्टेट्स हैं। 6th शेड्यूल में क्या है? ट्राइबल हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है? ट्राइबल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी टीएससी। इसमें कौन है? ये भी हमने बताया था 6th शेड्यूल में, एडीसी एंड एआरसी। भाई लैंड कलेक्ट रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम जो है एडीसी एआरसी को है अंडर द 6th शेड्यूल। और इसी तरीके से 5th शेड्यूल में जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को है। अच्छा, उसके बाद पावर की बात करेंगे तो टीएससी, टीएससी आप समझ लेना, मैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहा हूँ। बीइंग द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हैज लिमिटेड पावर व्हिच इज मोस्टली एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना? इसी तरीके से एक्सटेंसिव पावर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑल डिप्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें किससे वंचित हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद पेसा एक्ट जो है वो किस पे एप्लीकेबल है? वो एप्लीकेबल है 5th शेड्यूल पे, न कि 6th शेड्यूल पे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। सो हम एक एमसीक्यू देखेंगे, लास्ट ईयर 2019 में एमसीक्यू बनाया। तो एमसीक्यू देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग विद डिक्लेयर नन एंड वॉइड। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे जो है ट्राइबल लैंड है वो प्राइवेट पार्टी को अगर ट्रांसफर की जाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाती है। ये किस शेड्यूल के अंतर्गत है? तो मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं कि अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, पॉलिटी को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। बट आप ये सोचो कि मैं करंट पढ़ के ही सारा क्वेश्चन कर आऊँगा, नहीं होगा आपका। कुछ आपको स्टैटिक पोर्शंस भी माइंड में रखना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे देखेंगे 3rd शेड्यूल नहीं है, बट लक्ष्मीकांत में इट्स वेरी क्लियर। 5th शेड्यूल, अब देखिए 5th शेड्यूल अभी हम कर रहे थे, इसको देखते हैं। और 9th तो होगा ही नहीं, कॉमन सी बात है। भाई 9th और 12th क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो म्युनिसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये तो हमारे 2 वैसे ही कैंसल हो गए, राइट ना? ये हमारे होंगे ही नहीं, ये वाला एंड देन 9th शेड्यूल। अब 3rd शेड्यूल जो है अभी हमने पढ़ के आए थे, तो कुछ लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये ओथ के लिए बात करता है ना? ऐसी बात नहीं है, एलिमेंट थोड़ी-सी लग सकती है। ये आपकी ओथ की बात करेगा, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट की बात करेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा? 5th शेड्यूल। ओके? सो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन्स। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। फिर हमें मिलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। मान के चलिए अगर नई स्टेट बनानी है तो क्या होगा? सो देखते हैं रिसेंटली जून 2 को 10 ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, मतलब तेलंगाना स्टेट को बने हुए लगभग 10 साल हो गए। अच्छा, कौन-सा आर्टिकल देता है ये राइट? ये राइट देता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशंस ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये आर्टिकल 3 देता है राइट। अब किसको राइट है? राइट है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर द न्यू स्टेट के लिए, राइट? अच्छा, एंड सेपरेट कर सकता है टेरिटरी फॉर फ्रॉम एनी एंड यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, मतलब 2 या 2 से अधिक स्टेट को में से अगर एक स्टेट को निकालना है तो वो काम भी पार्लियामेंट लॉ बना के करेगा। क्लियर है? Uniting parts of the state, uniting any territory to party of any state. Presidential recommendation क्या है? Such bill shall be introduced in either house of parliament only on president's recommendation. तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ये है कि इस टाइप का जो बिल होगा वो किसी भी हाउस यानी पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज द मैंडेटरी, राइट? अच्छा, दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन विद स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर द रिकमेंडिंग बिल। बिल को रिकमेंड करने से पहले विच अफेक्ट एरिया, इससे क्या एरिया अफेक्ट हो रहा है, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एनी स्टेट, name of any state, president shall refer the bill to legislature of that state and express it is a view within a specific time। मतलब कुल मिला के फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यूपी से उत्तराखंड को अलग करना था तो क्या होगा कि वो आपका जो है रिकमेंडेशन के आधार पर उसको पहले उस स्टेट के सामने बात रखी जाएगी, फॉर एग्जांपल यूपी के सामने कि भई हम स्टेट को अलग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपना एक डिसीजन देगा, येस और नो वाला। राइट? यहाँ पे हमारे पास फिर आगे पार्लियामेंट कैन क्रिएट ए न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये भी बात आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट नया स्टेट तो बना सकता है, वो किस आधार पे बनाएगा? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के आधार पर। फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को भी इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट की पावर स्टेट को दी गई है। एंड ऑल्टर एंड एबोलिश एग्जिस्टिंग वन इन स्टेट, चेंज कैन बी मेड बाय द पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लॉ इन द स्टेट असेंबली। तो वही सीधी सी बात है, स्टेट को राइट दिया गया डिस्ट्रिक्ट बनाने का और पार्लियामेंट को राइट दिया गया है स्टेट बनाने का, राइट? कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसिएशमेंट हैं जो रिलेटेड हैं स्टेट से लेके, जैसे वेरुवारी यूनियन संघ, ये आपने पढ़ा होगा 1960 वाला। सो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये पुष्टि करी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट है ये डिमिनिश कर सकती है एरिया ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 3।
डज नॉट कवर सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। जो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन में था, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो कुल मिला के ये कि इंडियन टेरिटरी को अगर किसी भी फॉरेनर स्टेट को सीडेड करना है, उसके हवाले करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अंडर दो अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, तो उसको अंडर 300 सॉरी अंडर आर्टिकल 368 के अंदर लाना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफर सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान। कुछ टेरिटरी थी जो पाकिस्तान को सौंपनी थी, तो वो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 करके लाया गया, राइट, जिसको हम वेरुवारिसन कहते हैं। आई एम राइट। आगे देखते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड कमिटी। सो एस के धर कमीशन है रिलेटेड किससे, अभी हम पढ़ रहे थे बाउंड्री को लेके या न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद जेवीपी कमेटी है, फजल अली कमीशन है एंड फजल अली कमीशन ये है। तो दोनों तीन ये हम चारों चीज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस के धर कमेटी कमीशन 1948 ये रिकमेंड करती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस जो है वो एस के धर कमीशन के आधार पर। जेवीपी कमेटी क्या कहती है, नेम आफ्टर इट्स मेंबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। देखो इन्हीं के नाम से ही है, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर हो गया आपका पट्टाभी सीतारामैया। 1948 ये क्या कहती है कि भाई भाषा के आधार पर स्टेट को नहीं रिकॉग्नाइज किया जा सकता। ये पॉइंट थोड़ा सा आप समझ के चलेंगे, ठीक है ना। और एस के धर ने ये बोला था कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस के आधार पर तो कर सकते हैं हम, है ना, स्टेट को सेपरेट, बट लिंग्विस्टिक फैक्टर के आधार पर नहीं कर सकते। यहाँ भी इन्होंने लिंग्विस्टिक को बोला। उसके बाद जेवीपी कमेटी ने भी बोला कि भाई उन्होंने तो लैंग्वेज को रिजेक्ट ही कर दिया। फजल अली क्या कहती है, फजल अली आती है 1953 में। तो ये थोड़ा हो सकता है आपसे अरेंजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है कि न्यू स्टेट फॉर्मेशन के लिए कौन सी कमेटी पहले थी, तो इसके इधर जेवीपी, फजल अली एंड फजल अली कमीशन। सो ये क्या कहती है, तीनों है, तीन याद रखनी है, ये चार नहीं है, तो थोड़ा सा उसी का पॉइंट दिया है। सो यहाँ फजल अली कमीशन ये कहती है आइडेंटिफाई 4 फैक्टर फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए 4 फैक्टर जरूरी है। कैसे, सबसे पहली बात, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। भाई हम प्रिजर्व करेंगे और स्ट्रेंथ करेंगे यूनिटी और सिक्योरिटी कंट्री की। लिंग्विस्टिक एंड कल्चर होमोजेनिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होने चाहिए। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। तो इस आधार, इन 4 फैक्टर के आधार पर फजल अली कमीशन ये कहती है कि हम किसी भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फजल अली कमीशन रिकमेंड करती है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को। पार्लियामेंट इंप्लीमेंट करती है इट्स रिकमेंडेशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1956। तो ये भी थोड़ी बात आपको याद रखनी है कि फजल अली कमीशन ने जो रिकमेंडेशन करी थी वो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर कट है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि यार हमें क्या करना है कि लास्ट जो हमारे पीवाई क्यू वो भी पढ़ने हैं। लास्ट वीडियो जरूर देखें आप, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैं आपको बताऊं, एक बार आप वीडियो देख लें फिर एक बार रीड कर लें, फिनिश, कुछ नहीं करना फिर, ओके। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है वो देखते हैं, जुडिशरी। जुडिशरी में पहला मिलता है हमें ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशंस। भाई ये है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं पहले। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ऑल्टरनेटिव आप समझ लीजिएगा, है ना। तो और कोई भी डिस्प्यूट है उसको हमें रिजॉल्व करना है, तो कॉमन सी बात है कि वो हमारा कोर्ट रूम में नहीं होगा। ये थोड़ा सा समझना है, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम्स। सो ये एडीआर इज अ प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट आर एड्रेस एंड सेटल आउटसाइड ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है ना। तो ये कोर्ट के बाहर होता है सारा कुछ। इट ऑफर, इसमें क्या क्या रिजॉल्व होंगे, जैसे कि आपका सिविल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, और एंड यूजेस न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट। अच्छा, अब इसको डेवलप कैसे करा गया है, इसको, इसमें दो कोलैबोरेशन हुआ है, एक नालसा का एंड एक हुआ है मेडिएशन मेडिएशन एंड काउंसिल प्रोजेक्ट कमेटी यानी कि एमसीपीसी। एमसीपीसी जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में, किसके लिए, ओवरसी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेडिटेशन एंड कॉन्सिलेशन इन द कंट्री, ओके। अच्छा, इट प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग इन अ मेडिएशन टू लीगल प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री एंड प्रमोट्स ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म, यू कैन से दैट एडीआर। सो ये कोलैबोरेशंस है, एडीआर जो है वो दो के द्वारा किया गया है, नालसा एंड एमसीपीसी, राइट। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली में होता क्या है आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम्स। टाइप ऑफ क्या है एडीआर के, जैसे
आर्बिट्रेशंस है, मेडिटेशन है, कॉन्सिलिएशंस है, नेगोशिएशंस है एंड कोलैबोरेटिव लॉ है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी एडीआर के पार्ट्स। तो ठीक है ना? आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। मेन-मेन चीज़ हमें निकालनी है इसमें से। हमारे पास है डोमेस्टिक जैसे आर्बिट्रेशंस एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो 1966 है, एज़ पर द अनसीन ट्रायल मॉडल लॉ एंड एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशंस इंक्लूडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट्स। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन 2015, 2019 एंड 2021 में इसको अमेंड किया गया। आर्बिट्रेशंस एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट जो 2021 है, ये अलाउ करता है अनकंडीशनल स्टे ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स इन केस where arbitrations agreement contract and award itself were obtained through the fraud and corruptions को लेके, राइट। इसी तरीके से न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 है जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशंस को फैसिलिटेट करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशंस है, ये सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम। चलिए फिर आगे हमारे पास टॉपिक है मेडी मेडिएशन एक्ट। मेडिएशन मेडिएट करना, किसी भी चीज को मेडिएट करना। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट टू पास्ट मेडिएशन एक्ट 2023 सीकिंग टू प्रमोट मेडिटेशन एज अ प्रिपेयर्ड मोड ऑफ द एडीआर। एडीआर क्या था अभी मैंने बताया, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट इंक्लूडेड बाय द थर्ड पार्टी, है ना। सो यहाँ वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। ये 2023 वाला, ये डिफाइन मेडिटेशन कैसे डिफाइन करेंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या होता है आपके एक्सप्रेशन जैसे मेडिटेशन, प्री लिटिगेशंस मेडिएशंस, ऑनलाइन मेडिएशन एंड कम्युनिटी मेडिएशंस। पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एंड एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विद द असिस्टेंट ऑफ थर्ड पर्सन रेफर टू ए मेडिएटर, राइट। अच्छा, अब इसके लिए क्या हमने जो एक्ट बनाया उसमें कौन-कौन जो चेयरमैन है क्या-क्या रहेगा सो देखते हैं। इसमें 1 चेयरपर्सन्स होता है, 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 1 पार्ट टाइम मेंबर होता है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। क्लियर कट है? अच्छा, क्या होता है इसमें वो भी देखते हैं। फिर है हमारे पास वॉलंटरी और प्री लिटिगेशन मीडिएशंस। तो पार्टी जो है वो कैन अटेम्प्ट टू सेटल सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट बाय द मीडिएशन। तो सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट है वो भी मीडिएशन के द्वारा यू कैन से दैट रिज़ॉल्व किए जा सकते हैं। बिफोर अप्रोचिंग एनी कोर्ट ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, डिस्प्यूट ऑफ मेडिएशन जो मेडिएशन में कौन-कौन से डिस्प्यूट इंक्लूड नहीं होंगे उनको देख लेते हैं। रिलेटेड टू क्लेम अगेंस्ट द माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो विचित्र प्रकृति का है वो आपका मेडिएशन में नहीं आएगा। इन्वॉल्विंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस वो भी नहीं आएगा। अफेक्टिंग देयर राइट टू ऑफ थर्ड पार्टी ये भी नहीं होगा। अच्छा, टाइमलाइन क्या है इसकी? मस्ट बी कंप्लीटेड 120 डेज़ में करना पड़ेगा, व्हिच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 60 डेज़ विद द कंसेंट ऑफ पार्टी। मतलब कुल मिला के ये है कि मेडिटेशन हो रहा है तो इसको 120 डेज़ में करना पड़ेगा, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पार्टी की सहमति से 60 डेज़ के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? अ पार्टी में विथड्रॉल फ्रॉम द मेडिटेशन आफ्टर 2 सीज़न। कोई भी पार्टी है वो विथड्रॉ कर सकती है खुद को 2 सेशन के मेडिटेशन के बाद। कोर्ट एनेक्स्ड मेडिटेशन मस्ट बी कंडक्टेड एज पर द रूल्स फाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो कोर्ट जो भी करेगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा। आगे देखते हैं फिर हमें मिल जाता है इन्फोर्सबिलिटी। तो एग्रीमेंट रिजल्ट फ्रॉम द मेडिटेशन विल बी बाइंडिंग एंड इन्फॉर्मेशनल इन द सेम मैनर एज द कोर्ट जजमेंट। ये वैसे ही होगा जैसे कोर्ट जजमेंट का बाइंडिंग होता है। जो वर्डिक्ट है उनको चैलेंज किया जा सकता है बिफोर द, जब कोर्ट ने कोई भी दिया है तो विद इन 90 डेज, तो 90 डेज के अंतर्गत आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मेडिटेशन सेटलमेंट है कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड, किस आधार पर? फ्रॉड के आधार पर, करप्शन के आधार पर। विद इन 90 डेज तो कर ही रहे हैं आप। अब किस बेस पे करेंगे वो? फ्रॉड, करप्शंस, इम्प्रेसमेंट एंड डिस्प्यूट नॉट फॉर द मेडिटेशन ओनली, राइट। अब हमारे पास टॉपिक है लोक अदालत। देखिए यहाँ थोड़ा-सा मैंने जल्दी इसलिए कर दिया क्योंकि ये टॉपिक हमारे मतलब की नहीं थी ज़्यादा, राइट। सो लोक अदालत के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्गेनाइज़ की है लोक अदालत 75th ईयर ऑफ द इट्स एस्टेब्लिशमेंट फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो हमें ये समझना है कि 75 साल हो गए लगभग लोक अदालत को चलते हुए। तो उसमें क्या नया है वो देखते हैं थोड़ा-सा हम। लोक अदालत है क्या? इसको पीपल कोर्ट कहा जाता है। आपने सनी देओल की कोई फ़िल्म देखी होगी, आई थिंक सिंग्स ऑफ द ग्रेट, उसमें लोक अदालत लगाई जाती है। तो पब्लिकली कोई आके बताता है कि भई मेरी ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ऑन द स्पॉट ही वो सॉल्व हो जाती है, जिसे हम लोक अदालत कहते हैं, राइट? सो यहाँ स्टेट वाइज़ में कैसे हुआ है, ये स्टैट्यूटरी स्टेटस है इसका। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू है। 2002 में क्या हुआ था, एक्ट वाज़ अमेंडमेंट टू स्टेबलाइज़ परमानेंट लोक अदालत। तो एक एक्ट बनाया गया जिसने परमानेंट लोक अदालत को अमेंड करा फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, व्हिच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये नेचुरल जस्टिस की बात करता है लोक अदालत। मैंने बताया नहीं, अब आप आओ, प्रॉब्लम बताओ एंड देन सॉल्व। पावर क्या है? ये बाउंडेड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के थ्रू, जो कि 1908 का है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा ये बाउंडेड नहीं है। इट हैज़ सेम पावर एज़ अ सिविल कोर्ट
अंडर द सीपीसी 1908। तो सीपीसी जो यू कैन से दैट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 है, उसी के अंतर्गत इसको सेम पावर दी गई है। डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज़ अ फाइनल। जो लोक अदालत का डिसीजन है वो फाइनल है, बाइंडिंग है और इसमें कोई भी अपील नहीं की जा सकती अगेंस्ट द डिसीजन, राइट? आगे केसेस रेफर टू लोक अदालत इंक्लूड, तो एनी केस जो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट, यानी किसी कोर्ट में जाने से पहले अगर वो पेंडिंग में है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट व्हिच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट लाइकली टू फील्ड बाय कोर्ट, राइट? नेचर ऑफ केसेस कैसे हैं, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम है, लैंड एक्विजिशंस है, राइट? फर्स्ट लोक अदालत की बात करेंगे तो ये जूनागढ़ गुजरात 1982 में हेल्ड करी गई, राइट? चलिए आगे देखते हैं, फिर मिलता है हमें टॉपिक है फ्री लीगल एड। क्या है भैया ये? सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन जो है इशू कर रही है किसके लिए? लीगल सर्विस अथॉरिटी, यू कैन से दैट एलएसए, टू इंश्योर करने के लिए कि भैया वो एक्सेस करें फ्री लीगल एड फॉर द पर्सन इनिमेट्स। अच्छा, अब फ्री लीगल एड्स जो है वो क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये जो है प्रोविज़न है जो जिसमें अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू और एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम। तो भैया किसी को आसानी से न्याय मिल सके और अफ़ोर्ड तरीके से मिले, उसको उसमें से क्या-क्या होगा, जैसे आपका एडवाइस होगी, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग हो गया भई, मान के चलो मैं गरीब हूँ और मैं किसी भी वकील को हायर नहीं कर पा रहा, तो मुझको सहायता चाहिए, तो वो फ्री लीगल एड के थ्रू होगी मेरी सहायता। तो यही दिया है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट प्रोसीडिंग, मेडिटेशन के टाइम पे, नेगोशिएशन के टाइम पे एंड अल्टरनेटिव जो अभी हम पढ़ रहे थे एडीआर, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म, इन सब में ये हेल्प करता है, जिसे हम फ्री लीगल एड कहते हैं। क्लियर कट है? अच्छा, क्या इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में ज़िक्र है? वो भी देख लेते हैं, वो है आर्टिकल 39। क्या कहता है? इंश्योर जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीज़न बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी, अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 1976। तो कुल मिला के ये किसी भी व्यक्ति को ये कह के न्याय से नहीं रोका जा सकता, क्या कह के भैया, कि वो सिटीज़न जो है वो इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी में वीक है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, राइट? अच्छा, आगे देखते हैं फिर हम। इसी तरीके से आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, राइट? तो आर्टिकल आपको याद रखना है, फ्री लीगल एड के लिए कौन सा आर्टिकल 39 ए। क्लियर कट है? आगे बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है लीगल एड का? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, ये क्या कहती है भई? ये कहती है केम इंटू फ़ोर्स आया ये 1995 में, टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस एड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपेटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यही बात मैं अभी आपको बता रहा था कि किसके लिए है। इसी तरीके से नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी वर अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूट्स। तो देखिए, पहले लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो 1987 के बाद ये लगातार बनती गई, एक नेशनल लेवल पे, एक फिर स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर कट है? कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा समझना है इसमें बस। चलिए आगे देखते हैं फिर हमारे पास। सेक्शन 341 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये लीगल एड जो एक्यूज स्टेट एक्सपेंस इन द सर्टेन केसेस, ये स्टेट के एक्सपेंस पे होगा, वर एक्यूज्ड लैक द मीन ऑफ लीगल एग्रीमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट स्टेप क्या कैटेगरी लेगी इसके लिए? इनोवेशन सॉल्यूशन ऑफ द होलिस्टिक एक्सेस इन जस्टिस इंडिया, दिशा स्कीम, टेली लॉ, न्याय मित्रा प्रोग्राम, लोक अदालत, ये सब फ्री लीगल एड सर्विस के प्रोग्राम है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ के चलनी है, ठीक है ना? तो इसमें से आपके पास एक तो ये हो जाता है आपका दिशा, ये भी हमारा किसके अंडर में है? एलएसए लीगल सर्विस एड, टेली लॉ, न्याय मित्रा प्रोग्राम्स एंड लोक अदालत, राइट? चलिए, आगे क्या है हमारे पास? फिर आगे पास है नालसा, नालसा के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि ये 90 अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में, फंक्शन क्या है, वही सारी चीज़ें हैं वही प्रोवाइड कराना, राइट? अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है फ्री लीगल एड की? सबसे पहले वुमेन्स या चिल्ड्रन होने चाहिए आप तो, इंडस्ट्रियल वर्कर हैं आप तो भी, मेंटली बीमार हैं आप तब भी, या डिसेबल पर्सन है तब भी आप, ठीक है ना? उसके बाद विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, बेगर और रेफर टू आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, भिखारी जो होते हैं उनके लिए भी, मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के आप,
विक्टिम ऑफ द मास डिसास्टर, वॉयलेंस या फ्लड आ गया वहाँ पे, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, इंडस्ट्रियल डिसास्टर में है, तो वहाँ भी आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं किसी भी स्टेट में रहता हूँ, अगर वहाँ वॉयलेंस हो गया या फ्लड आ गया या ड्रॉट हो गई, सूखा पड़ गई या वहाँ तूफान आ गया, ठीक है ना? या फिर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हो गया, मतलब उस जैसा सेम लाइक, तो उसके लिए उस अगर ये सब कंडीशन हुई हैं तो आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं, राइट? उसके बाद है पर्सन इन द कस्टडी प्रोटेक्टेड वुमन जुवेनियल होम के थ्रू भी आप ले सकते हैं, राइट? अच्छा, आगे पर्सन हुज एनुअल इनकम लेस देन अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मान के चलिए किसी भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि 5 लाख से कम जिसकी इनकम है वो भी फ्री लीगल एड सर्विस में शामिल होगा। सो यहाँ पे इन केस ऑफ बिफोर कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट लेस देन कितना 5 लाख से कम। क्लियर कट है? चलिए, आगे हमारे पास ट्रिब्यूनल सिस्टम, ये क्या है भैया? तो उसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। ये इसका जो नेचर है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है कि भई रिड्यूस करना केस लोड, जो जुडिशरी एंड ब्रिंग इन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फॉर द टेक्निकल मैटर। तो कुल मिला के ये है कि ट्रिब्यूनल सिस्टम का मतलब ये है कि भैया कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, उसके पास टाइम नहीं है कि भैया वो सारे केसेस को सॉल्व कर सके, तब इसमें पार्टिसिपेट करेगा ट्रिब्यूनल। क्लियर कट है? बस इतना समझ लेना है आपको, फिर उसके बाद जो भी पढ़े आप इसमें वो दैट्स अ मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन क्या है? आर्टिकल 323 याद रखना है आपको, 323 बी, ठीक है ना? ये बात करता है सीएटी यानी कि कैट वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द 323 ए। क्लियर कट है यहाँ पे? तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इनके जो है वर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है। वेट राइट। सो ये 323 ए के थ्रू है। एंड कैट जुरिडिक्शंस की बात करेंगे तो ये डिस्प्यूट और कंप्लेंट जो है रिट रिक्वायरमेंट की है, कंडीशन ऑफ द सर्विस है, पर्सन अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन एंड अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें होंगी इसमें, ठीक है ना? अच्छा, ज्यूरिडिक्शंस की बात करेंगे तो हर ट्रिब्यूनल जो है उसको स्पेसिफिक ज्यूरिडिक्शन दिया है हियर करने का, मतलब सुनने का और डिसाइड करने का केस को। ऐसा नहीं है कि उसमें कोर्ट इंटरवेन करेगा विद इट्स डिजाइनेटेड एरिया ऑफ द एक्सपर्टीज। कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं हैव अपीलेट ज्यूरिडिक्शंस हैं, मीनिंग दे हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन मेड बाय द लोअर एंड अथॉरिटी, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझनी थी। अच्छा, ये न्यूज में मैं वो बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी क्या करा है, पुष्टि करी है कि भाई जो भी अपील है किसके अगेंस्ट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और जबकि एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ जुरिडिक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही लाई होंगे, नॉट हाई कोर्ट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसलिए न्यूज में है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। सो स्टेबलाइजमेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट के थ्रू इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया 1976, और इसमें आर्टिकल जोड़ा गया 323, ये थोड़ा सा याद रखना है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोथ द सेंटर एंड स्टेट लेवल, और 323 बी जो है वो टैक्सेशन और लैंड रिफॉर्म के मैटर के लिए है, ठीक है ना? कोर्ट्स जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली रिकमेंड किसके द्वारा की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ये थोड़ा-सा याद रखना है आपको। पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है रिज़ॉल्व करना जो भी डिस्प्यूट है, कंप्लेंट है, स्पेसिफिक मैटर की लेके, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद हम फिर इसमें देखते हैं कोर्ट्स क्या कहता है इसमें, टू इंटरप्ट एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर जुरिडिक्शंस एंड गिव डिसीजन ऑन द सिविल एंड क्रिमिनल केस। ये कोर्ट इनको ऑर्डर देगा। और प्रोसीजर कंप्लायंस की बात करेंगे तो नॉट बाउंड द स्पेसिफिक प्रोसीजर बट गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल इन अ नेचुरल जस्टिस, में ये बाउंडेड बाय द प्रोसीजरल कोर्ट्स के द्वारा। अच्छा, मेंबर की बात करेंगे, अब मिक्स ऑफ जुडिशियल एंड एक्सपर्ट। देखिए इसमें जुडिशियल भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, विद स्पेशल नॉलेज के साथ होंगे, और इसमें कोर्ट वाले में ओनली जुडिशियल होंगे। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस दिया है बिटवीन द ट्रिब्यूनल्स एंड द कोर्ट्स, क्या अंतर होगा। और ट्रिब्यूनल्स के पास जो है वो पावर कौन-सी होगी, लिमिटेड टू लॉ अंडर विद देयर सेट, पावर टू यूज़ ऑल इनेक्टेड लॉ, जितने भी इनेक्टेड लॉ हैं सबको वो यूज़ कर सकता है कोर्ट। ये तो कॉमन सी बात है, कोर्ट तो वैसे भी बड़ा है। आगे देखते हैं वेल। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, 2 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये वेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, इवन इज़ अ स्पेशल स्टेट्यूट्स स्टेटस लाइक यूपा यूपा 1967। तो अभी बेल की बात हो रही है कि बेल इज़ अ रूल है और जेल इज़ द एक्सेप्शन, ठीक है ना? सो क्या है भैया लीगल प्रोविज़न बेल के लिए, तो बेल या वेलेबल ऑफेंस जो अगर आपने करा है, तो वो सेक्शन 479 के अंडर में आएगा, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। मैक्सिमम पीरियड क्या होगा? अंडर ट्राई प्रिजनर होगा, उनको डिटेन किया जा सकता है 1 हाफ
ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रेसमेंट, मतलब उसका इम्प्रेसमेंट घोषित होने से यू कैन से दैट कम से कम आधे टाइम तक। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर विल बी गिवन बेल, पहली बार में अगर उसने ऑफेंड करा है तो उसको बेल मिल जाएगी। इफ रिटेन फॉर ओवर वन थर्ड ऑफ द मैक्सिमम पीरियड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना। स्पेशल लॉ कहाँ है इसके लिए, जैसे पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, एंड कुछ और इसमें ग्रांट बेल रखी जाती है। अब बेल के फॉर्म्स क्या हैं, जैसे रेगुलर बेल। रेगुलर में क्या है कि ग्रांटेड टू पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड एंड इन ए पुलिस कस्टडी, मतलब वो पहले से ही तो पुलिस कस्टडी में है और उसको ऑलरेडी उसको अरेस्ट किया जा सका है, तो वो उसको मिलेगी रेगुलर बेल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है एंटीसिपेटरी बेल। ये क्या होती है, इसमें क्या है कि बेल इज ग्रांटेड बिफोर द अरेस्ट, मतलब हम अरेस्ट नहीं हुए उससे पहले हमें बेल चाहिए, उसे बोलेंगे हम एंटीसिपेटरी बेल। एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए इंटरम बेल क्या है, टेम्परेरी बेल होती है, ग्रांटेड बिफोर द हियरिंग फॉर रेगुलर एंड एंटीसिपेटरी बेल। डिफॉल्ट बेल क्या है, ये ग्रांटेड की जाती है जब व्हेन पुलिस फेल टू फाइल अ चार्जशीट, पुलिस फेल हो गई चार्जशीट को फाइल करने में, तो डिफॉल्ट बेल ली जाती है, राइट। ये थोड़ी सी आपको समझ के चलनी थी इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने इसे निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या है, क्या-क्या नहीं है। कुछ इसमें न्यूज़ भी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया है कि आप बेल के लिए जो है पनिश हो सकते हैं अप टू 7 ईयर फॉर द इम्प्रिजनमेंट विद द फर्दर, ठीक है, वुमेन, चिल्ड्रन एंड सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, ये अप्लाई भी कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है इनेबल प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन द डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशंस, तो डिफेंडेंट एंड प्रोसिक्यूशन के बीच में प्री नेगोशिएशन भी हो सकता है। तो सेक्शन 290 जो है वीएनएसएस का, राइट, वीएनएसएस का, ये प्ली बार्गेनिंग हैज़ बीन मेड टाइम बाउंड एंड एप्लीकेशन कैन बी मेड विदिन 30 डेज, तो एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर में आएगी, जिसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, वुमेन, चिल्ड्रन और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, ठीक है ना। अच्छा, वही सारी चीज़ें हैं ये, तो इसमें आपके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। फिर हमारे पास है ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट रेज़ कंसर्न ग्राम न्यायालय के लिए अभी रेज़ कंसर्न करा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जो है मैंडेट किया जाता है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। की फीचर क्या है ग्राम न्यायालय के? की फीचर ये है, इंश्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी, मतलब किसी भी व्यक्ति को सोशल या इकोनॉमिक या डिसेबिलिटी के आधार पर अगर वो वीक है, तो ये मना नहीं किया जा सकता कि भैया कि वो ग्राम ग्राम न्यायालय में जस्टिस नहीं पा सकता। स्टैट्यूटरी बैकिंग की बात करेंगे अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 एक्ट, इसमें कौन-कौन सी चीज़ छोड़ दी गई है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जो ट्राइबल एरिया हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्ट उनको छोड़ दिया गया है। सीट्स क्या है ग्राम न्यायालय की, तो ये भी मैंने बताया था, सॉरी हाँ, कहाँ-कहाँ छोड़ा गया है, नागालैंड ग्राम न्यायालय नहीं इम्प्लीमेंटेड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम में ट्राइबल एरिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंटरमीडिएट पंचायत के अंतर्गत आता है। और स्टेटस की बात करेंगे तो ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अच्छा, इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट होती है जिसको हम न्यायाधिकारी के रूप में जानते हैं, ये भी थोड़ा-सा हमें याद रखनी है। सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स करती है एक न्यायाधिकारी को, वो हर ग्राम न्यायालय के लिए होता है और इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है ना। जुरिडिक्शन की बात करेंगे तो ये मोबाइल कोर्ट की तरह काम करता है। मोबाइल कोर्ट यू कैन से दैट यू कैन एनीवेयर एनी प्लेस यू कैन एक्सेस द जस्टिस, राइट। सो मोबाइल कोर्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन देखता है, ये भी ध्यान रखना है आपको ग्राम न्यायालय। डिस्प्यूट प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, डिस्प्यूट आर टू बी सेटल विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिलिएशंस बिटवीन द पार्टी के बीच में एक समझौता कराने की प्रक्रिया होती है, जैसे हम कॉन्सिलिएशंस कहते हैं, ठीक है। ये बाउंडेड नहीं है किसके द्वारा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस के द्वारा ये बाउंडेड है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इंडियन एविडेंस एक्ट अभी आपको रिप्लेस कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा, ये भी पता होना चाहिए आपको। अपील की बात करेंगे तो अपील इन ए क्रिमिनल केसेस लाइज टू द कोर्ट सेशन एंड इन सिविल केसेस लाई द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए, अगर क्रिमिनल केस की जो है आपकी अपील है तो वो तो आपकी कहाँ सुनी जाएगी, कोर्ट सेशन में, और सिविल केस की है आपकी तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनी जाएगी। शैल बी डिस्पोज्ड विदिन अ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग अपील, जब से आपने अपील को फिलिंग कराए तो वो 6 मंथ के अंदर में सॉल्व हो जानी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है भैया, कोर्ट की बात ना मानना, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, पहले इतना समझ लो। झारखंड ने अभी क्या करा है, एक फाइल जो है रजिस्टर्ड करी है और कंटेम्प्ट पिटीशन दिया है किसके लिए, सेंटर के खिलाफ। क्या दिया है भैया कि डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, यानी कि ये
जो झारखंड का हाई कोर्ट है उसमें ये क्या कर रहे हैं, सीजीआई को नियुक्त करने में देरी लगा रहे हैं, है ना? तो इसलिए सेंटर के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झारखंड ने अप्लाई करा। अच्छा, डिफाइन क्या है ये? ये डिफाइन करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो डिफाइन करता है वो है 1971 एक्ट। आर्टिकल 129 से लेकर 215 जो है वो पावर देता है किसको? 129 देता है सुप्रीम कोर्ट को और 215 देता है हाई कोर्ट को कि वो पनिश कर सकता है, ठीक है ना? 2 टाइप्स की कंटेम्प्ट होती है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्या कहती है कि भई विलफुल डिसोबीडियंस, भैया मैं इच्छापूर्वक नहीं मानता कोई भी बात, to any judgment, decree, directions, order, writ or other process of the courts, willful breach of undertaking given any court। तो कुल मिला के ये सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है भैया मैं विलफुली बात नहीं मान रहा हूँ, तो सिविल कोर्ट कंटेम्प्ट लगेगा मेरे पे। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब लगेगा कि भाई पब्लिकेशन हो गया कोई भी चीज का, जैसे स्कैंडलाइज या लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, प्रिजुडिस, इंटरफेरेंस, ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर मैं कोर्ट की बात नहीं मान रहा हूँ, तो ये लगेगा क्रिमिनल कोर्स, राइट? क्रिमिनल कोर्स नहीं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसके बाद है मर्सी पिटीशन। तो प्रेसिडेंट हैज रिजेक्टेड द मर्सी पिटीशन। अभी किसके लिए? लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट सेंटेंस टू डेथ फॉर द दिसंबर 2001 रेड फोर्ट अटैक। तो रेड फोर्ट पे अटैक किया था लश्कर ए तैयबा ने, तो दिसंबर 2000 में क्या हुआ कि भई ये जो सेंटेंस सॉरी, जो मर्सी पिटीशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसका प्रोविज़न है? देखते हैं 1 मिनट। हाँ भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है इसका? यस है। आर्टिकल 72 कहता है कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है और रिमिट करता है और कमिट करता है, ठीक है? सेंटेंस ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज। मतलब कुल मिला के कि अगर मर्सी वाली बात है तो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को राइट देता है। तो जैसे किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसमें भी आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को राइट मिलेगा। फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटेड टू मैटर टू व्हिच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टैंड होगा और सेंटेंस ऑफ डेथ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं किसमें? मर्सी ऑफ पिटीशन। तो जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, नहीं पढ़ी हो तो एक बारी जाके देखो, बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो इसमें बस आपको इतना समझना था कि भैया ये जो न्यूज़ में क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ने इस पॉइंट को रिजेक्ट कर दिया। हालाँकि ये 2002 की बात थी। क्यूरेटिव पिटीशंस की बात करते हैं। क्यूरेटिव का मतलब है किसी भी चीज़ को क्योर करना, ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉशस आर्बिट्रल अवार्ड अगेंस्ट द दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशंस, उन सबको रद्द कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो और रेल कॉर्पोरेशंस के जो भी अवार्ड्स हैं उनको कैसेस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। भाई कब? क्यूरेटिव पिटीशन जब लाई जाती है कि जब मैं सब तरफ से हार गया, मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी नहीं मिली, को न्याय मिलना था। तो अब क्या होगा कि आपको क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया मेरे को न्याय नहीं मिला तो उसको एक बारी और देखा जाए। तो ये लिखा है, अ लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी अवेलेबल टू पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 337 हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो वो मैं आपको बता रहा था कि भई क्या है, ये लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, ये पॉइंट थोड़ा-सा आपको याद रखना है। अगर आपसे हो सके ये पूछा जाए कि भई ये क्यूरेटिव पिटीशन है क्या? तो यू कैन से दैट या इट्स ए लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ठीक है ना? अच्छा, गिवन सॉरी बार-बार ये तो देखते हैं यहाँ पे। हाँ, गिवन सेफ इन अ रूपा अशोक हुर्रा एंड अशोक हुर्रा केसेस में था, क्यूरेटिव पावर ऑफ द कोर्ट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल, ये कहाँ से लेता है 142 से, पावर टू डू कंप्लेंट जस्टिस। क्यूरेटिव पिटीशन जो है एंटाइटल कौन कर सकता है इसको? तो देखिए अगर वायलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस का तो आप क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जज फेल हुआ है डिस्क्लोज करने में हिज कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो है जो न्याय होना था उसको न्याय करने में अगर जज फेल हो गया है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं for the curative petition, and there is an apprehensive of base and judgment adversely affect the petitioner। ठीक है, आगे आ जाते हैं फिर हमें मिलता है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। ये क्या भी है? ये अभी क्या हुआ है इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए रेप केस जो होते हैं और रेप केस को हैंडल करने के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को लाया जाता है और इसको और एफिशिएंट बनाने के लिए जो अभी इसमें वो चेंजेस चल रहे हैं। सो अभी क्या हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंडियन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, तो ये रिपोर्ट जारी हुई है और पॉक्सो वाली, तो इसी में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को और ज़्यादा एफिशिएंस बनाने की बात की जा रही है। सो क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। ये जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको 2019 में लॉन्च करा गया। फंडिंग इसकी जो है सेंटर करता है, ठीक है ना? इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ये जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये इंश्योर करता है डिस्पोज डिस्पोज ऑफ द रेप केसेस एंड दोज़ कमिंग अंडर द पॉक्सो एक्ट।
अच्छा 755 जो है आपका, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड जो है, आउट ऑफ द डिसाइडेड, मतलब कुल मिला के 755 में से 755 कितने में से 1023 में से 755 में से डिसाइड करे, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 410 जो है एक्सक्लूसिव जो थे वो पॉक्सो थे, है ना? आर फंक्शनल इन द थर्ड स्टैंड एंड यूटी में। तो ये थोड़ा-सा रेशियो आप देख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे देखते हैं ये जो है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से लिंक होता है। अच्छा भैया अब क्या है हमारे पास? अब आता है हमारे पास ज़ीरो एफआईआर, ये क्या है भई? देखिए ज़ीरो एफआईआर का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और ये बी डिस्ट्रिक्ट है। मेरे साथ कोई भी क्राइम हुआ, मैंने यहाँ पे एफआईआर की, ठीक है ना? और यही एफआईआर ट्रांसफ़र कर दी गई जहाँ मैं, यहाँ तो मैं डिफ़ॉल्ट बेसिस पे रह रहा था, मेरा परमानेंट एड्रेस ये है। तो अब मेरे को यहाँ पे आना है, तो मैं अगर यहाँ आया तो मेरी एफआईआर की कॉपी इस वाले थाने में आ जाएगी। इसे हम कहते हैं ज़ीरो एफआईआर। क्लियर कट है? वही सारी कहानी है। सो देखते हैं अभी क्या है। ज़ीरो एफआईआर जो है वो केस अगेंस्ट ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ अलग एलएसडी मेकिंग ऑब्जेक्शन कमेंट्स अगेंस्ट द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है भूतपूर्व जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी इसको करा है। सो फॉर्मर मिनिस्टर, नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। सो अब ये मैं समझ गया क्या था भैया, ये रजिस्टर होती है इर्रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। जहाँ ऑफेंस हुआ है वहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो गई बस। बट क्या होता है, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। क्लियर कट है, बस वही बात थी। अच्छा उसके बाद क्या है, नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज प्रोवाइडेड इनिशियली। शुरू में तो उसके लिए कोई भी एफआईआर नंबर जो है वो प्रोवाइड नहीं हो, कोई भी इनिशियली में तो आपको एफआईआर नंबर नहीं मिलेगा। द रिलेवेंट पुलिस स्टेशन रजिस्टर ए न्यू एफआईआर फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जीरो एफआईआर हो गई, ट्रांसफर हो गई, आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द एफआईआर नंबर। सो प्रोविजन क्या है जीरो एफआईआर का, ये अंडर सेक्शन है 531 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका बेस जो है वो है जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन जो हुई थी, ठीक है ना? कब? 2012 में निर्भया केस के बाद, राइट? अच्छा, आगे है हमारे पास डॉक्ट्राइन ऑफ कवरेचर। तो निर्भया केस तो आपने 2012 वाला सुना होगा थोड़ा-सा, अगर नहीं सुना तो थोड़ा-सा आप एक बारी जाके देखें यूट्यूब पे, बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि किस तरीके से क्या-क्या हुआ था। बाय द एनिमेशन आप समझ सकते हो थोड़ा-सा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है टू हियर पिटीशन चैलेंजिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन यानी एमआरई, वो किसके सेक्शन में? सेक्शन 375 एंड 63 ऑफ इंडियन पीनल कोड भारतीय न्याय संहिता 2023 रेस्पेक्टिवली। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या ना, ये जो पिटीशन होती है उनको चैलेंजिंग करा है कि भाई जो रेप वाले हैं, वो आएँगे आपके सेक्शन 375 में, और सेक्शन जो 63 है वो आएगा आपका इंडियन पीनल कोड एंड भारतीय न्याय संहिता। ओके। सो ये जो है वो किस आधार पे है, यहाँ देख लेते हैं हम। जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के पे आधार पे। लीगल डॉक्ट्राइन क्या है? अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ, द प्लेस अ मैरिड वुमन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम ए सिंगल एंटिटी। कुल मिला के ये है कि अगर किसी भी वुमेन्स की शादी होती है तो, और वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, तो उसे सिंगल एंटिटी के रूप में काउंटेड करा जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इट सस्पेंडेड अ बेरी बीइंग ए लीगल एक्सिडेंस ऑफ अ वुमन आफ्टर मैरिज। अच्छा जैसे कवरेज का मतलब है सुरक्षा कवच, तो सुरक्षा कवच उसके हस्बैंड को माना जाएगा इन थ्योरी टू पासेस हर प्रॉपर्टी टू हस्बैंड। उसमें उसका हस्बैंड हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी उसमें उसका राइट है, रेस्ट्रिक्टिंग हर एबिलिटी टू होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है बैलेंस बनाना, है ना? तो ये थोड़ा समझ लो क्या है। इट मीन्स दैट केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दो लॉ के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उनका इंटरप्रिटेशन हुआ शुड बी वे इन विच द स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ लॉ एंड मेंटेन। तो अगर दोनों लॉ के बीच में कोई भी फाट हो रही है, तो क्या होगा कि उन उन लॉ को क्या करा जाएगा कि भाई उनके बीच में कोशिश ये करी जाएगी कि उनके स्पिरिट्स और एसेंस को कोई भी नुकसान ना हो, और उनको एक बिल्कुल हार्मोनाइज़ कर दिया जाए। उसे हम कहते हैं हार्मोनाइज्ड लॉ। ये ओरिजिन उसका हुआ है फर्स्ट अमेंडमेंट मेड द जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? सो यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया। आगे देखेंगे हम